साल 2004 की बात है। झारखंड के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा देवगढ़ गांव लगातार 5 दिनों से भारी बारिश झेल रहा था। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ में बदल चुकी थीं और शाम होते ही पूरा इलाका अंधेरे की चादर में खो जाता था। इस गांव में करण, दीपक और सुरेश नाम के 3 दोस्त रहते थे। बचपन से लेकर जवानी तक उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। हर शनिवार रात वे गांव से दूर पुराने पत्थर के कुएं के पास मिलते और घंटों बातें करते थे। उस शाम भी मौसम पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और जंगल से आती ठंडी हवा पूरे माहौल को बेचैन बना रही थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन करण अपने हाथ में टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, मैं आज भी मिलने जरूर जाऊंगा, क्योंकि हमारी बैठकी कभी बिना वजह नहीं टूटती। करण सावधानी से कीचड़ भरे रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। बारिश लगातार उसके कपड़ों को भिगो रही थी। कुछ दूरी पर उसे एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वह दीपक था, जो हाथ में लालटेन लिए उसी रास्ते पर आ रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि तू आज भी जिद करके यहाँ जरूर पहुंचेगा, क्योंकि बचपन से तेरी यही आदत रही है। अगर मैं नहीं आता तो अगले पूरे हफ्ते तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाते और मुझे बिल्कुल चैन से रहने नहीं देते। दोनों दोस्त हंसते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक जंगल के भीतर से किसी भारी चीज के गिरने जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी। यह आवाज सामान्य बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि इतनी भारी चीज यहाँ आसपास बहुत कम होती है। मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन शायद तूफान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। दोनों ने अपनी चाल तेज कर दी। करीब 10 मिनट बाद वे पुराने पत्थर के कुएं के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर दोनों अचानक रुक गए। कुएं के किनारे बने पुराने चबूतरे पर पहले से कोई बैठा हुआ था। बारिश और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा हो। दीपक, मुझे लगता है कि वह सुरेश ही होगा, क्योंकि हमारी जगह पर कोई और नहीं आता। सुरेश हमेशा देर से पहुंचता है, लेकिन आज वह हमसे पहले कैसे पहुंच गया होगा? दोनों धीरे धीरे चबूतरे के करीब पहुंचे। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा इलाका रोशनी से भर गया। उस रोशनी में उन्होंने देखा कि सामने बैठा आदमी सचमुच सुरेश था। मैं काफी देर पहले यहाँ पहुँच गया था और तुम दोनों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेश की आवाज पहले जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी। वह लगातार कुएं के अंदर झांक रहा था, जैसे वहां कुछ खोज रहा हो। तू आज बहुत अलग दिखाई दे रहा है, और तेरी आवाज भी पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। कुछ रातें इंसान को इतना बदल देती हैं कि वह खुद को भी पहचान नहीं पाता। सुरेश की बात सुनकर करण और दीपक ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के मन में बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और हवा के झोंके चबूतरे के आसपास खड़े पेड़ों को जोर जोर से हिला रहे थे। अगर कोई परेशानी है तो हमें साफ साफ बता, क्योंकि तेरी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। यह कहते हुए सुरेश ने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला। फिर उसने एक पुरानी धातु की अंगूठी बाहर निकाली और उसे अपने हाथ में घुमाने लगा। वह अंगूठी करण और दीपक दोनों अच्छी तरह पहचानते थे। वह अंगूठी सुरेश के दादा की आखिरी निशानी थी और सुरेश उसे कभी अपने हाथ से अलग नहीं करता था। यह अंगूठी तेरे हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि तू इसे कभी उतारता ही नहीं था। कुछ चीजें इंसान अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता, बल्कि किस्मत उनसे जबरदस्ती छीन लेती है। सुरेश का जवाब सुनकर दोनों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें महसूस होने लगा कि आज की रात किसी सामान्य मुलाकात जैसी बिल्कुल नहीं होने वाली। बारिश अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल साफ दिखाई देता था।
फिर सब कुछ दोबारा गहरे अंधेरे में डूब जाता था। कर्ण और दीपक की नजरें लगातार सुरेश पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो दोनों को बेचैन कर रही थी। तू हमें आधी अधूरी बातें मत बता, क्योंकि अब मेरा मन बहुत ज्यादा घबराने लगा है। कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती हैं कि उन्हें बोलने से पहले हिम्मत जुटानी पड़ती है। यह कहकर सुरेश कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। हवा का एक तेज झोंका आया और चबूतरे के पास रखा पुराना लालटेन बुरी तरह हिलने लगा। उसकी लौ कई बार बुझते बुझते बची। अगर कोई मुसीबत आई है तो हम दोनों तेरे साथ खड़े रहेंगे। आज की परेशानी ऐसी है जिसमें कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। सुरेश की आवाज सुनकर दोनों दोस्तों के दिल की धड़कन और तेज हो गई। अचानक दूर पहाड़ी की तरफ से किसी जानवर के चिल्लाने जैसी डरावनी आवाज सुनाई दी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पूरा माहौल बहुत अजीब होता जा रहा है। कभी कभी प्रकृति इंसानों से पहले आने वाली घटनाओं को महसूस कर लेती है। एक जोरदार बिजली आसमान में चमकी। उसी पल कर्ण की नजर सुरेश के कपड़ों पर गई। उसके कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं गिरा हो या किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो। तेरे कपड़ों पर इतनी मिट्टी कैसे लगी जबकि तू सीधे गांव से आया था? हर रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता और हर सफर सुरक्षित नहीं होता। अब कर्ण के मन में डर साफ साफ महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था कि सुरेश जानबूझकर कोई बात छिपा रहा है। तभी सुरेश ने धीरे धीरे अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली पर गहरे खरोंच जैसे निशान बने हुए थे। कुछ जगहों पर त्वचा भी छिली हुई दिखाई दे रही थी। ये चोटें देखकर लगता है कि तेरे साथ कोई गंभीर हादसा हुआ है। हादसा इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुरेश की बात सुनकर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में अब कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। आखिर हुआ क्या था? ये बात तू अभी तक साफ क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि कुछ मिनट बाद तुम दोनों खुद पूरी सच्चाई देखने वाले हो। यह सुनकर दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय सुरेश ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और कर्ण की तरफ बढ़ा दिया। इस कागज को अभी मत खोलना, क्योंकि सही समय आने पर सब समझ जाओगे। तेरी बातें जितनी सुन रहा हूँ उतना ही ज्यादा डर महसूस कर रहा हूँ। अचानक हवा पूरी तरह शांत हो गई। बारिश भी कुछ क्षणों के लिए धीमी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी अनजानी घटना का इंतजार कर रहा हो। सुरेश धीरे धीरे खड़ा हुआ और कुएं के पीछे जाने वाले पुराने रास्ते की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। तू उस तरफ बार बार क्यों देख रहा है? वहां आखिर क्या है? वहीं पर तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। यह सुनते ही कर्ण और दीपक के शरीर में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। दोनों को महसूस हो रहा था कि अब कोई बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। अगर वहां कुछ हुआ है तो हमें अभी जाकर देखना चाहिए। हाँ, लेकिन वहां पहुंचकर खुद को संभालने की कोशिश जरूर करना। इतना कहकर सुरेश कुछ कदम पीछे हट गया। तभी आसमान में भयंकर गर्जना हुई और एक चमकदार बिजली बिल्कुल पास कहीं गिरी। उस एक पल की तेज रोशनी में कर्ण और दीपक ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। सुरेश के गले के पास गहरे काले निशान दिखाई दे रहे थे। उसके कंधे पर भी चोटों के बड़े निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत भयानक दुर्घटना से गुजरा हो। हे भगवान, तेरे शरीर पर इतने सारे निशान पहले कभी नहीं थे। ये निशान उसी रात की कहानी बता रहे हैं जिसे तुम अभी नहीं जानते। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए पूरी सच्चाई बता दे। सच्चाई सुनने से ज्यादा कठिन होता है उसे अपनी आंखों से देखना। यह कहते हुए सुरेश ने कुएं के पीछे वाले रास्ते की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उस पुराने रास्ते पर चलो और वहां जो दिखाई दे उसे ध्यान से देखना। अचानक लालटेन की लौ नीली हो गई। चारों तरफ का तापमान जैसे एकदम कम हो गया। कर्ण और दीपक को अपने हाथों में ठंड की सिहरन महसूस होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिल में इतना डर क्यों बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि इंसान का मन कई बार आने वाली सच्चाई को पहले महसूस कर लेता है। इसके बाद जो हुआ उसने दोनों दोस्तों को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। सुरेश का शरीर धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगा। पहले उसका चेहरा धुंधला हुआ, फिर उसके हाथ और फिर पूरा शरीर जैसे हवा में घुलने लगा। नहीं, यह असंभव है क्योंकि ऐसा वास्तविक दुनिया में नहीं हो सकता। हर चीज असंभव नहीं होती, कुछ घटनाएं केवल दुर्लभ होती हैं। सुरेश की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान बनी हुई थी। जो दोस्ती सच्ची होती है वह आखिरी सांस के बाद भी खत्म नहीं होती। अगले ही पल एक भयंकर बिजली चमकी। पूरा इलाका सफेद रोशनी में डूब गया और जब रोशनी गायब हुई तो सुरेश वहां नहीं था। उसकी जगह केवल वह पुरानी अंगूठी और कुछ कीचड़ से सना हुआ कपड़ा पड़ा हुआ था। करण, अब मुझे लग रहा है कि हमारे साथ कुछ अलौकिक घटित हुआ है। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हमें सच्चाई जाननी ही होगी। दोनों दोस्तों ने अंगूठी उठाई, लालटेन संभाली और कुएं के पीछे जाने वाले पुराने रास्ते की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और डरावना सच उनके सामने आने वाला है। करण और दीपक तेज बारिश के बीच पुराने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। लालटेन की पीली रोशनी मुश्किल से कुछ कदम दूर तक पहुंच पा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और जंगल की नमी हवा में अजीब सी ठंडक घोल रही थी। दोनों के मन में डर भी था और अपने दोस्त के लिए चिंता भी। जो कुछ अभी हमने देखा है उसे समझ पाना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हमें सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते रहे। रास्ता पहले से ज्यादा खराब हो चुका था। जगह जगह कीचड़ भरा हुआ था और कई पेड़ों की शाखाएं तूफान में टूटकर जमीन पर गिर चुकी थीं। करीब 10 मिनट चलने के बाद उन्हें जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। यह देख, यहाँ किसी भारी चीज को घसीट कर ले जाने जैसे निशान बने हुए हैं। और यह निशान उसी दिशा में जा रहे हैं जिधर सुरेश हमें भेजना चाहता था। दोनों ने उन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके मन की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और लालटेन की लौ बुरी तरह कांपने लगी। उसी समय दूर कहीं से किसी के रोने जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। तूने भी वह आवाज सुनी या केवल मुझे ऐसा महसूस हुआ है? मैंने भी सुना है और अब यह सब सामान्य बिल्कुल नहीं लग रहा। कुछ और कदम आगे बढ़ने के बाद वे एक पुराने सूखे नाले के पास पहुंच गए। बरसात के कारण नाले में पानी बह रहा था, लेकिन उसके किनारे की मिट्टी जगह जगह धंसी हुई थी। तभी करण की नजर एक बड़े पत्थर के पास पड़ी किसी चीज पर गई। वह तेजी से उधर बढ़ा और अगले ही पल उसके कदम रुक गए। हे भगवान, ये तो सुरेश का बैग है जिसे वह हमेशा साथ रखता था। अगर उसका बैग यहाँ पड़ा है तो इसका मतलब कुछ बहुत बुरा हुआ है। दीपक ने बैग उठाया। बैग पूरी तरह भीगा हुआ था और उस पर मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से वहीं पड़ा था। बैग के अंदर कुछ कपड़े, एक छोटी डायरी और एक टॉर्च थी जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। सुरेश अपनी यह डायरी किसी को छूने भी नहीं देता था। शायद इसमें हमें कोई जरूरी बात पता चल जाए जो अभी तक छिपी हुई है। दीपक ने डायरी खोली। बारिश से कई पन्ने खराब हो चुके थे, लेकिन कुछ लिखावट अब भी पढ़ी जा सकती थी। आखिरी पन्ने पर एक तारीख लिखी हुई थी। वह तारीख उसी दिन की थी। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से आधा मिट चुका है। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़, क्योंकि शायद यही सबसे बड़ा सुराग हो। दीपक ने लालटेन पास लाई और लिखावट पढ़ने लगा। अगर यह रास्ता सचमुच सुरक्षित नहीं निकला तो शायद मैं वापस कभी गांव नहीं पहुंच पाऊंगा। यह पढ़ते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि सुरेश किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसने आखिर किस खतरे के बारे में लिखा था, यह बात समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जवाब यहीं कहीं छिपा है। दोनों ने डायरी वापस बैग में रखी और आगे बढ़ गए। बारिश फिर तेज हो चुकी थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी।
दोनों धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़े। उनके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि उन्हें खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। बारिश लगातार उनके ऊपर गिर रही थी, लेकिन उन्हें अब उसकी परवाह नहीं थी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उनका डर हकीकत में बदलने लगा। हे भगवान, कृपया ऐसा मत होने देना, क्योंकि हम यह दृश्य नहीं देख पाएंगे। जो भी सच है, हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। दोनों उस उखड़े हुए पेड़ के सामने पहुंच गए और अगले ही पल उनकी आंखें भय और दुख से फैल गईं। पेड़ के नीचे मिट्टी और जड़ों में दबा हुआ एक इंसान दिखाई दे रहा था। चेहरे पर मिट्टी जमी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। लेकिन अंधेरा और बारिश इतनी ज्यादा थी कि वे अभी उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहे थे। मुझे डर है कि कहीं यह वही इंसान न हो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। करण और दीपक ने कांपते हाथों से लालटेन उस चेहरे के करीब की। रोशनी पड़ते ही दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि मिट्टी में दबा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि सुरेश कुछ देर पहले हमारे साथ बैठकर बातें कर रहा था। अब मुझे समझ आ रहा है कि वह हमें यहाँ तक लाने के लिए आया था। दोनों की आंखों में आंसू भर आए। तभी करण को सुरेश का दिया हुआ मुड़ा हुआ कागज याद आया। शायद इस पत्र में उसके आखिरी शब्द लिखे हुए होंगे। करण ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि अगर यह पत्र उनके हाथ पहुंचे तो उसके माता पिता का हमेशा ध्यान रखना। मरने के बाद भी उसे अपनी नहीं, बल्कि अपने परिवार की चिंता थी। पत्र पढ़ते ही दोनों दोस्तों का दिल भर आया। तभी अचानक हवा शांत हो गई और बारिश भी कुछ पल के लिए धीमी पड़ गई। दीपक, सामने देख, मुझे वहां कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दूरी पर एक परिचित आकृति खड़ी थी। वह बिल्कुल सुरेश जैसा दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुझे लगता है वह आखिरी बार हमसे विदा लेने आया है। सुरेश जैसी वह आकृति धीरे धीरे हाथ उठाकर दोनों दोस्तों को देखती रही। हम तेरा वादा निभाएंगे और तेरे परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल बिजली चमकी और रोशनी खत्म होते ही वह आकृति हमेशा के लिए गायब हो गई।